पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले तो ये सवाल करेंगे, जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि फैशिस्ट हुकूमत कौन सी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी या अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के मखलूत हुकूमत है। क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 3.5 पौने 4 साल का दौरे हुकूमत था तो उस वक्त जिस किस्म के इल्जामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगते थे वो फैशिस्ट हुकूमत के होने के ही लगते थे। जिस तरह से उनका ट्रीटमेंट था सहाफियों के साथ, सियासतदानों के साथ, सियासी वर्कर्स के साथ, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको डिनाई करती थी और अपने जो इकदामात थे उनके दिफा के लिए मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ हीले बहाने उज़र तराश के सामने लेके आया करती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में है, नून लीग पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, तो अब पीटीआई मखलूत हुकूमत पे नून लीग और पीपल्स पार्टी पे फैशिज्म का इल्जाम धर रही है। और जाहिर है ऑब्वियसली मखलूत हुकूमत, नून लीग और पीपल्स पार्टी इसको डिनाई कर रहे हैं और इसका सारे का सारा मलबा जो है, जो कवानीन है आज के, जिनको काले कवानीन से, जिनको फैशिस्ट कवानीन से ताबीर दी जा सकती है, और इस वक्त जो कार्रवाइयां हो रही हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी, उसका मलबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ही गिरा रहे हैं कि पिछले साबिका दौरे हुकूमत में ही ये कवानीन पास हुए थे जिनके तहत आज कार्रवाइयां हो रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि फैशिस्ट हुकूमत किसकी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी या अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की है। इसके अलावा सियासी फ्रंट पे इमरान खान साहब, उन्होंने आज फिर जलसा किया और फिर इल्जामात लगाए और एक बड़ा संगीन इल्जाम उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि जी लाहौर में बैठा हुआ जो बंदा है, लाहौर में बैठा हुआ जो शख्स है, जो आदमी है लाहौर में बैठा हुआ, वो भी नून लीग को नहीं जिता सकता। अब जैसे जैसे ज़िमनी इलेक्शन करीब आ रहा है, नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो टेंशन है, जो फ्रिक्शन है सियासी, वो मजीद बढ़ती चली जा रही है। हलीम आदिल शेख को आज लाहौर से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई ने कहा कि ये ज़िमनी इलेक्शन से पहले की इंतकामी कार्रवाइयां हैं। बावजूद इसके कि हलीम आदिल शेख सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं, उनका पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने जो इल्जाम लगाया है कि लाहौर में बैठा हुआ जो बंदा है, जो आदमी है, जो शख्स है, वो भी नून लीग को नहीं जितवा सकता। अब ये क्या इल्जाम है, ये कोई पहली बार का इल्जाम नहीं है। इमरान खान दबे दबे अल्फाज में किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? नून लीग पर तो है ही, लेकिन वो आदमी कौन है ये जानने की कोशिश करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी होगा, किस तरह से मामला आगे बढ़ेगा, इस पर भी सवाल करेंगे। प्लस ऑपोजिशन में आकर इमरान खान साहब को मुआशी बदहाली नजर आना शुरू हो गई है और अब कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि इमरान खान मुआशी बदहाली के हवाले से, मईशत की बुरी सूरत हाल के हवाले से हुकूमत पर तनकीद न करें। बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, महंगाई बहुत ज्यादा, जो रोजमर्रा जो फूड इन्फ्लेशन है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि बढ़ता क्या खौफनाक हद तक बढ़ गया है। ये तो मुसल्लिमा हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में भी महंगाई हो रही थी। उस वक्त पीटीआई जवाब लेके आती थी, आज नून लीग और पीपल्स पार्टी जवाब लेके आ रहे हैं। तो सवाल ये भी करेंगे आज प्रोग्राम में कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए अब मौजूदा हालात में कौन सा बयानिया ज्यादा सूदमंद साबित हो सकता है, गैर मुल्की साजिश का या मौजूदा हुकूमत की बैड गवर्नेंस का, महंगाई के हवाले से। ये वो चंद एक चीदा इश्यूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा भी दीगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सेनेटर हैं जनाब आजिज धामरा साहब। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा और तर्जुमान हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा, एमपीए हैं पंजाब में, सैयद यावर अब्बास साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आजिज धामरा साहब, पहला सवाल आपसे, जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत में थी तो जिस तरह की कार्रवाइयां होती थी आप लोग उसको फैशिस्ट हुकूमत कहते थे, लेकिन अब आपकी हुकूमत में जो कार्रवाइयां हो रही हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कह रही है कि ये होता है असल फैशिज्म। हमने तो इस किस्म की सूरत हाल मार्शल लॉ में भी नहीं देखी थी जो आप कर रहे हैं। आजिज धामरा साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, जहाँ तक आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है फाशिस्टिज्म का, उसकी तो मैं बतौर सियासी कारकुन हिमायत नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी दौर के अंदर हो। उसकी हिमायत कम से कम मैं नहीं कर सकता एक सियासी कारकुन के नाते पे। और जहाँ तक बात है कि कार्रवाइयाँ जो है वो क्यों हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में इस पे बारीक बिनी से काम लेना चाहिए।
माजी के अंदर जितनी भी कार्रवाइयां मीडिया के, अगर हम मिसाल मीडिया की ले लेते हैं तो उसमें आप गिनती कर लें कि किस तरह की कार्रवाइयां की गई थी और उनकी बुनियाद क्या थी उन कार्रवाइयों की, तो वो भी आपको मालूम हो जाएगा। और अभी भी अगर मौजूदा हुकूमत में से कोई भी शख्स अगर इंडिविजुअली किसी अपने सियासी मुखालिफ के खिलाफ कार्रवाई करता है तो मेरे ख्याल में वो तमाम इदारे आज हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया गया पंजाब से। आपके सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर है ना, आप सिंध में बैठे हुए हैं। जी 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 उनकी पोजीशन लीडर ऑफ अपोजिशन सिंध असेंबली की जरूर है, मगर उनके ऊपर FIR दर्ज हैं। वो सूबे से बाहर क्यों गए, उनके भी कुछ वजूहात हैं। मेरे ख्याल में अभी आपके प्रोग्राम में आने से पहले जो मैंने मालूम किया है कि डिस्ट्रिक्ट जामशोरो में एंटी करप्शन में उनके खिलाफ कोई केस दाखिल है, उसकी बुनियाद पर ये FIR भी हुई और ये गिरफ्तारी हुई है। अभी जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपसे मैं सवाल कर रही हूं तो मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया है। तो ये अब इसके बाद आप क्या करेंगे आजिज धामरा साहब, आपकी हुकूमत क्या करेगी? जी बिल्कुल, अदालत, ऑनरेबल अदालत को ये इख्तियार है कि वो किसी भी गिरफ्तारी को अगर सही नहीं समझती, हाँ। क्योंकि शिरीन मजारी के लिए भी आपको पता है कि 11:30 बजे अदालत खुली थी और 1000 रुपए पे उसकी बेटी की जमानत भी हुई है और उसके ऊपर जो शिरीन मजारी साहिबा के खिलाफ PTI के चीफ मिनिस्टर जब थे बोजार साहब, इनकी पंजाब में हुकूमत थी, उस दौर का एक केस बना हुआ था। आपको याद है अगर हिस्ट्री हो उस केस की आपके पास तो, मगर उसके बावजूद अदालत ने कहा कि नहीं जनाब अभी रिहा करना चाहिए। बिल्कुल हुकूमत ने कहा कि रिहा होना चाहिए। तो ये अदालत का एहतराम अपनी जगह पे मौजूद है। वैसे अगर सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आप लोगों के लिए रात को 12 बजे खुली थी ना। चले खैर, वो फिर PTI अपना वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं गरीदा, वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं थी, वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। वो इससे PTI इख्तलाफ करेगी, ये डिबेट है, उनके लिए छोड़ ये एक डिबेट है, ठीक। ये अलग डिबेट है, ये अलग डिबेट है। ठीक। अगर किसी फर्द के लिए वो अदालत खुली तो खुद उसी पार्टी ने फिर वाह भी कर दी, और वहां पर अगर आइन को बहाली करने के लिए अदालत खुली तो उसकी मजम्मत की गई। मजम्मत नहीं, गालियां दी गई, जनाजा निकाला गया था अदालतों का। यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। मैं तो आज भी 5 जुलाई कल गुजरा है ना, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि भुट्टो साहब का केस मुंतजर है उन अलमारियों में जिसमें वो रेफरेंस पड़ा हुआ है उस वक्त के सदर पाकिस्तान का, कि जरा उसको भी ओपन करें। तारीख ने हमें इंसाफ दे दिया, मगर अदालत के इंसाफ से आज भी हम मुंतजर हैं। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे डिबेट में आ जाती हैं। मगर अगर आपके इल्म में ये बात आई है कि अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है, तो मेरे ख्याल में अदालत ये बजानिब है कि वो ऐसा डिसीजन दें और हुकूमत जवाब देगी, उनके इदारे जवाब देंगे कि उन्होंने ये गिरफ्तारी क्यों की है। अगर गलत की है तो उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन अफसरान को, उन इदारों को। ठीक है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज आप लोगों पे इल्जाम लगा रही है, पीपल्स पार्टी ने अपना जवाब दे दिया। आप जवाब दीजिए कि जी आपकी नून लीग की हुकूमत इंतहाई फैशिस्ट है और ये सूरत हाल तो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं देखी गई। जब PTI हुकूमत में थी तो आप लोग उन पे फैशिज्म का इल्जाम लगाते थे, लेकिन जो कार्रवाइयां आज आप लोग कर रहे हैं, क्या ये फैशिज्म नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, देखें कि फैशिज्म और फैशिस्ट हुकूमत, ये सबको पता है कि किसने 90 की दहाई की सियासत को लेके आया पाकिस्तान में। ये सबको पता है कि कौन से कोर्ट्स के कहने के बावजूद कि हाई कोर्ट क्या कहता रहा कि इंस्टीट्यूशंस आर यूज्ड फॉर आर्म ट्विस्टिंग एंड फॉर द पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। और ये हाई कोर्ट, ये कोई झूठ की बात नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स कहते रहे हैं ख्वाजा आसिफ और साद रफीक के केस में, और बहुत ऐसे केसेस जहां ये होता रहा। और यहाँ इंस्टीट्यूशंस इन्होंने अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किए। अगर हम फैशिस्ट जमात होते तो हम ये तब इस्तेमाल करते जब ये खड़े होकर जलाओ घेराव की बात कर रहे थे, जब ये मुल्क को आग लगाने की बात कर रहे थे, जब ये 4 साल कंटेनर के सामने खड़े होकर पार्लियामेंट को बंद करने की बात कर रहे थे। हमने तब भी इनको कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव करें। लेकिन जहां केसेस पुरानी हुकूमतों के, जहां इश्यूज पुरानी हुकूमतों के, जहां इनकी अपने केसेस हैं, तो इनको फेस करना चाहिए। लॉ अपना कोर्स लेता है। लेकिन हमने कौन से इनके ऊपर झूठे नैब के केसेस बनाए, हमने कौन से इनको उठा के सलाखों में डाला? हमने तो किया ही क्या भाई, तो अभी तो कुछ किया नहीं है, तो उनकी चीखें निकल गई हैं। तो कल किसने कुछ कर दिया तो उनका क्या हाल होगा? मैंने कुछ दिन पहले इनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन की वीडियोस देखी, वो बैठ के वो रो रहे थे वीडियो में प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आई थिंक जब आप लोगों ने और पार्टियों की खवातीन को बंद किया, आपने उनको उठा के जेलों में डाला,
तो तब व्हेन दे वर रेडी टू फेस इट, तो आपको रोना क्यों आ रहा है? मर्द बने, फेस करें, कोर्ट्स हैं, अपना कोर्ट्स का कोर्स लें। आपने हमें जेलों में डाला, हमारी पार्टीज के लीडर्स को डाला, सबने फेस किया, और हमने ना कोई झूठे केसेस बनाए, ना बनाएंगे, और ना हम इस चीज में फैशिज्म में और फैशिस्ट बिहेवियर में बिलीव करते हैं। और इंशाल्लाह हुकूमत अपनी तरह ऑपोजिशन को हम दिल को दावत देते हैं कि आज भी कि बैठ के जो उन्होंने मुल्क का तबाही निकाली, हमें बताएं कि उन्होंने क्या क्या किया कि हम कुछ चीजों को बेहतर कर सकें। हमने तो इनको बार बार चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, हमने डेमोक्रेसी को वो तो पीटीआई ने आज जवाब दे दिया ना। वो कहते हैं जी हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, ग्रैंड डायलॉग के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले आप इलेक्शन की तारीख दे दें। तो नहीं, देखिए हम तो कह रहे हैं कि हम इस मुल्क को ठीक कर रहे हैं। जिन्होंने तबाही निकाली थी, जिनका 4 साल में इन्होंने तबाही निकाली, हम उसका इलाज कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जल्द जब इलेक्शन अपने टाइम का मुद्दत पूरी होगी, ऑपोजिशन तमाम ऑपोजिशन इकट्ठी डिसाइड करेगी, विल गो इनटू द इलेक्शन ईयर। इनके क्यों भाग रहे हैं, ये किस चीज से डर रहे हैं? जिन्होंने करप्शन की, या ये जो 7-7 साल स्टे ऑर्डर्स के पीछे बैठे रहे, या ये इस चीज के ऊपर बैठ रहे हैं कि छुप रहे हैं कि जो 20 करोड़ की मेट्रो थी वो 100 अरब की कैसे बनी, 100 करोड़ की 100 अरब की 20 अरब की मेट्रो 100 अरब की कैसे बनी? ये भाग रहे हैं मालूम जब्बा के केसों से डर के, या ये छुप रहे हैं फॉरेन फंडिंग के केसेस से भाग रहे हैं? हमने क्या कर रहे हैं, हम क्या इनके साथ कर रहे हैं? इन्होंने जो मुल्क की तबाही निकाली थी उसको सीधी राह पे, उसको एक रुख में, मैशत को सीधा, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है खरीदा, और वो है इकोनॉमी को बेहतर लाइन पे डालना, इकोनॉमी को बेहतर ट्रैक पे डालना, और इंशाल्लाह आफ्टर दैट वी गोइंग इनटू इलेक्शन। नहीं दानियाल साहब, इमरान खान की हुकूमत में पेट्रोल कितने पे छोड़ के गए थे और आज पेट्रोल कितने पे? और बावजूद इसके कि पिछले 2 हफ्तों से पेट्रोल की कीमतें ड्रॉप हो रही हैं, आप लोग पेट्रोल की कीमत में रिलीफ ही नहीं दे रहे हैं आवाम को, आप मजीद बढ़ाई चले जा रहे हैं। रिदा मुझे बताएं कि हमने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई, ये आईएमएफ से मुआहदा करके आए थे, ये $3 बिलियन तो में आप लोग आईएमएफ के मुआहदे का कोई सब्स्टिट्यूट दे देते ना। मेरी गुजारिश तो यही है कि आप लोगों के पास कोई सब्स्टिट्यूट इकोनॉमिक प्लान ही मौजूद नहीं था। देखिए अब आपने सवाल ऐसा कर दिया कि एक आम आदमी को अब समझ आनी चाहिए इसका जवाब। आपका मुआहदा क्या होता है? अगर आपका 5 छोड़ दीजिए, मुझे सिर्फ ये फरमा दीजिए कि पिछले 2 हफ्तों से पेट्रोल की प्राइसेस कम हो रही हैं, सिर्फ ये फरमा दीजिए। एक सेकंड बात तो सुने। इन्होंने आईएमएफ से मुआहदा करके आए थे, $3 बिलियन की पूरा मुल्क इन्होंने बेच दिया, पूरा मुल्क कर्जे में इन्होंने दे दिया। अब मुझे बताएं कि इन्होंने प्राइसेस सेट इन्होंने की, इन्होंने टैक्सेस, इन्होंने इतना बुरा निगोशिएट किया, इतना गंदा निगोशिएट किया कि अब पूरी दुनिया में किसी मुल्क ने ऐसा निगोशिएट नहीं किया होगा। आज जब प्राइसेस थोड़ी कम हो रही हैं तो हमने तो आप लोग बेहतर उसको रीनिगोशिएट नहीं कर सकते थे? आप लोग उसको बेहतर रीनिगोशिएट नहीं कर सकते थे? आप लोगों ने तो उससे ज्यादा पेट्रोल की प्राइसेस बढ़वा दी। हम तो आज कर रहे हैं, लेकिन मैं एक आसान लफ्जों में बताऊं कि इन्होंने मकान 5 साल के लिए किराए पे दिया था। 5 साल पे जब मकान किराए पे दिया, हम चौथे साल पे हम आ गए। हम अब किराएदार जो हमारे मालिक मकान है, हम उनसे कह रहे हैं कि जो पिछले लोग थे उन्होंने तबाही निकाली, उन्होंने गलत आपसे महंगा मकान खरीदा और रेंट पे किया। अब बराए मेहरबानी हमसे नहीं तो हमसे निगोशिएट करें। वो उसकी सवाबदीद है कि वो हमसे कर ले, अगर नहीं है तो हम जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकते। वो हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दुनिया हमारे साथ नहीं है। आईएमएफ की टर्म्स हमने पहले पूरी नहीं की, हम उनकी हर हाँ में हाँ मिलाते रहे। और अगर हम इस टाइम उनके इसको प्रोग्राम को खैराबाद करेंगे तो हम बैंकरप्सी की तरफ चले जाएंगे। आज इंशाल्लाह, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल प्राइसेस डाउन हो रही हैं आलमी मार्केट में, उसके बावजूद अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, बावजूद इसके कि आपके वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब वो कहते रहे हैं कि आईएमएफ के मुआहदे से ताल्लुक ही नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाता ना, हमने अवाम के ऊपर ये पेट्रोल का बर्डन नहीं डालना था। चाहे कुछ भी हो जाता, हमने ये महंगाई को, बिजली के यूनिट्स को महंगा नहीं करना था अगर ये हमने रीनिगोशिएट और हमारी टर्म्स होती इंशाल्लाह। लेकिन हम इनकी नाअहली, नाकामी, नालायकी, इनकॉम्पिटेंस के बावजूद अगले आने वाले महीनों में हम फ्यूल की प्राइसेस भी कम करेंगे, हम बिजली की प्राइसेस भी कम करेंगे और इंशाल्लाह डॉलर भी कम होगा, आप देखेंगे अगले महीने। हमें इसहाक डार साहब के आने के बाद नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हमने अपनी सिमत सीधी करनी है। हमने अपने आप को उस झंझट से निकालना है कि जहां में इदारों की तनख्वाहें भी कर्जा उठा के लेके देनी पड़ी हो। वी वांट टू कम ऑन द राइट ट्रैक एंड वंस वी ऑन द राइट ट्रैक इंशाल्लाह हम लोगों को भी सब्सिडाइज करेंगे, पेट्रोल भी करेंगे और इसमें लोगों को रिलीफ भी देंगे और आपको नजर आएगा रिलीफ। हम वो जमात हैं जिन्होंने सर्व किया है, जिन्होंने पाकिस्तान को डेवलपिंग इकोनॉमी, पाकिस्तान जो अंडर डेवलप था सिंस 1947 उसको पहुंचाया, जिसके बारे में ब्लूम्स और इकोनॉमिस्ट कहती थी कि फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी बना दिया।
रुपये को स्टेबलाइज किया। इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में, महीनों में इंशाल्लाह ये तमाम चीजें बेहतर होंगी। बिजली का बहरान बेहतर होगा, आपकी मैशत इंशाल्लाह वापस अपनी उसी पेस पे ग्रोथ पे आएगी और ये महंगाई का जिन काबू में आएगा। अच्छा चलें, ठीक है, बहुत बड़े बड़े आपने दावे कर दिए और वादे भी कर दिए हैं। आई हैड टू गो टू सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, लेकिन उनका स्काइप कनेक्शन भी डाउन हो चुका है। सो सेंटर आदिज धामरा साहब, कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को आप लोग अवामी पार्टी कहते हैं, अवाम की, आपका नारा ही रोटी कपड़ा और मकान है, लेकिन इस वक्त आपके हुकूमत में आने के बाद से जितनी महंगी रोटी हो गई है, कपड़ा जितना महंगा हो चुका है, बिकॉज टेक्सटाइल की सनतें बंद हैं, गैस उनको मिलती नहीं है, ईंधन उनको मिलता नहीं है, मकान की सूरत हाल, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, वो सब आपके सामने है, बट रोटी बुनियादी चीज है। पेट्रोल इतना महंगा, गैस इतनी महंगी, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 21% से 25% के दरमियान फ्लोट कर रहा है। अवाम गरीब बंदा रोटी कहां से खाएगा आपकी पीपल्स पार्टी की अवामी दौर में? सेंटर आजिज साहब। जी गरीदा, बिल्कुल आपने जो आवाम के इश्यूज उठाए हैं उससे तो मैं भी इत्फाक करता हूं कि महंगाई का आलम इस तरह बढ़ चुका है। देखिए फॉल्ट आया कहां से, अभी आईएमएफ का जिक्र हो रहा था थोड़ी देर पहले, तो आईएमएफ के लिए हमने इनको पहले ही दम ये कहा था कि आए जी चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, इन्होंने कहा कि नहीं। मेरे चेयरमैन ने कहा था कौमी असेंबली में फर्स्ट स्पीच में 2018 में जब ये असेंबली आई, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, इन्होंने नहीं कहा। इन्होंने कहा मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा। ये हमसे थोड़ी गलती हो गई थी। हम इनको मशवरा दे रहे थे कि टाइमली अगर आपको कहीं जाना है तो प्लीज टाइमली जाएं। मिसाल के तौर पर आपके टॉक शो का टाइम है 9 बजे से लेके 10 बजे का, और मैं आके 10:30 बजे बैठ जाऊं कि जी अभी मुझे टॉक शो में आप लें, तो आप मुझे कहेंगे कि जी देर हो गई, बाकी टॉक शो आपका कंप्लीट हो गया। तो ये जब डिले गए थे, इसकी वजह से इन्होंने फिर पांव पकड़े थे आईएमएफ के दुबई में जाके प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये जो डिले की थी, फिर कमजोर शराइत पे इन्होंने जो मुआहदे किए, वो मुआहदे आज इस हुकूमत के भी, इस कौम के भी, इस मुल्क के भी गले पड़े हुए हैं। लेकिन धामरा साहब मुझे इजाजत दीजिए, गुजारिश मुझे इजाजत दीजिए कि जो एक आम दिहाड़ीदार मजदूर है ना, जो एक आम रेडी वाला बंदा है, जो एक आम दुकानदार है, जो छोटा ताजिर है, सर उसको ये बातें समझ नहीं आती। उसको 2 + 2 4 रोटियां जो है वो दिन की समझ आती हैं, जो कि अब 4 भी उसको नहीं मिलती, 2 पे आ गई हैं वो। तो ये चीजें सर आपकी बिल्कुल दुरुस्त होंगी, बिल्कुल जायज होंगी। आपने गरीदा, मैं आपको इंडोर्स कर रहा हूं आपकी एक बात को, जो अभी आपने कहा कि पीपुल्स पार्टी का ये स्लोगन था रोटी कपड़ा और मकान। जी, रोटी कपड़ा मकान का ये कत्तन मकसद नहीं था। ये पीपुल्स पार्टी पे बड़े तंजिया सवाल होते हैं कि रोटी कपड़ा मकान का आपका स्लोगन था। जी वो हमने बिल्कुल इंप्लीमेंट करके दिखाया, और वही नारा है जो आज पाकिस्तान को जितनी भी बची हुई इकोनॉमी आपकी चल रही है, ऑक्सीजन चल रही है, वो उस रोटी कपड़ा मकान का नारा था भुट्टो साहब का। उन्होंने ये नहीं कहा था कि एक गंदम की बोरी में किसी के घर को दे दूंगा, 2 जोड़े कपड़े के दिला दूंगा और एक 10,000 की झूपड़ी बना दूंगा, ये रोटी कपड़ा मकान है। उन्होंने पहली मर्तबा पाकिस्तान के अवाम को शनाख्ती कार्ड दिया, उस ब्याह में पासपोर्ट बनाया, ओवरसीज मिनिस्ट्री के थ्रू पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक में वहां पर जॉब दिलाए, स्टेट टू स्टेट मुआहदे हुए। वो ममालिक कितने भी क्राइसिस में चले जाएं, उन पाकिस्तानियों को नहीं निकाल सकते। जो जुल्फकार अली भुट्टो ने स्टेट टू स्टेट मुआहदे किए थे, उन्होंने कहा था कि कौम को बाहर ले जाएं, अपने पांव पे जवाब दीजिएगा। इस नारे से तो पेट नहीं भरता ना, खाली भूखा बंदा नारा क्या मारेगा? नारे से रोटी चाहिए ना, नारा मारने के लिए पेट में। वही तो मैं कह रहा हूं कि बाकी हुकूमतों ने उस पर तवज्जो नहीं दी। हमने इस पाकिस्तानियों को ओवरसीज मिनिस्ट्री के थ्रू बाहर भेजा था, और उन्हीं पाकिस्तानियों के तवज्जो से पाकिस्तान में रहने वालों की फिक्र कर लेना। ओवरसीज पाकिस्तानी माशाल्लाह बड़े अच्छे हाल में, इकोनॉमी भी खड़ी हुई है। जो पाकिस्तान में 22 करोड़ रह रहे हैं सर, उनकी फिक्र कर ले सर। ओवरसीज पाकिस्तानी माशाल्लाह बड़े अच्छे हाल में, अल्लाह उनको मजीद तरक्की दे। पॉलिसी पूछी तो मैंने उसका जवाब दिया। नहीं सर, मैंने पॉलिसी नहीं, मैंने रोटी का सवाल किया है गरीब अवाम की। सर जो 22 करोड़ पाकिस्तानी है, उनको आटा कितना महंगा मिल रहा है, चीनी कितनी महंगी मिल रही है, घी। एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूं, मगर मादरत के साथ कि मैंने डिटेल में जवाब दिया कि वो जो नारा था, वो अगर लोग बाहर नहीं जाते तो आज मुल्क की इकोनॉमी कहां थी, आज वो लोग कहां खड़े थे जिनकी फैमिलियां आज रोटी कपड़ा मकान का बंदोबस्त खुद करके बैठी हुई है। बाकी बात आई जो पाकिस्तान में रहने वाले अवाम, वो पॉलिसी मेटर है। हमने ये करके दिखाया था आपको, और ये बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ज्यादा से ज्यादा किस हुकूमत में लोग बाहर गए थे। आपको कंटिन्यूटी करनी चाहिए थी, इस पॉलिसी को आप नहीं कर सके। आज भी हमने ये सोचा था कि इन्होंने जो रूस से सस्ते पेट्रोल की बात की ना आपने, हमने ये समझा कि शायद इन्होंने कोई मुआहदा किया हुआ है
मैंने भी थोड़ी देर के लिए समझा था कि अगर मेरी ये गवर्नमेंट रूस से सस्ता मुआहदा जो इन पीटीआई की हुकूमत कर गई थी, अगर ये सस्ता पेट्रोल खरीद नहीं कर सकते तो मैं भी आज तैयार होता अपनी पार्टी और अपनी हुकूमत के खिलाफ बात करने के लिए। मगर मालूम हुआ कि कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ है। इन्होंने एक खत भेजा रूस था। के सस्ते तेल कोई को फिलहाल मुआहदा आग नहीं लगा हुआ दें। था। सर, उसके रूस के बावजूद- सस्ते उसके तेल को बावजूद फिलहाल वजीर आग लगा खारजा दें। बिलावल आलमी भुट्टो- मार्केट में तेल सस्ता हो गया है। रूस के सस्ते तेल को आग लगा दें। आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया है सर, 2 हफ्तों से सस्ता हो रहा है। चलो ये तो डिसाइड हुआ कि रूस के सस्ते पेट्रोल को आग लगा दें, हम मतलब वो कोई मुआहदा ही नहीं था। इन्होंने सस्ती गैस के लिए वो जो जरदारी साहब का मुआहदा था ईरान से हमारा, उसको कितना आगे बढ़ाया था? उसके लिए क्या बंदोबस्त करके गई है गवर्नमेंट के सस्ती गैस पाकिस्तान को? सर मैं एग्री करती हूँ आपसे, 100% एग्री करती हूँ। पेट्रोल वो जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है, बड़ा जबरदस्त मंसूबा था पीपल्स पार्टी का, मैं एग्री करती हूँ। गरीदा मेरी बात को सुनने दें कौम को। बाकी रहा सवाल सस्ते पेट्रोल का कि वो अप एंड डाउन जो 15 दिन में उनके रेट होते हैं आलमी मंडी में पेट्रोल के, आपने मुआहदे ही ऐसे कर दिए हैं पेट्रोल की मद में कि आपने सब्सिडी की बात कर दी थी, आपने रेट की बात नहीं की थी। तो वो सब्सिडी जब वापस ली गई है तो जाहिर है वो पाकिस्तानी कौम को सफर करना पड़ रहा है। जो हुकूमत भी होती तो आज पेट्रोल इससे और ज्यादा महंगा होता। अच्छा सर, ये डिबेटेबल है सर, ये डिबेटेबल है। मुझे एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया, लेकिन ये जो आप फरमा रहे हैं ये डिबेटेबल है। और एक मुझे ब्रेक लेने दें आजिज हमरा साहब आपकी इजाजत से और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब की इजाजत से। एंड आई हैव बीन प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद नहीं है। यावर अब्बास वो खालिद साहब कमिटेड थे, लेकिन दरमियान में कोई स्काइप के उनके इशू कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गया है। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक और वापस जब आते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेट्स होप कि वो मौजूद होगी और वो अपने हवाले से मामलात का जवाब देगी। सेनेटर आजिज धामरा साहब, बैरिस्टर दानियाल साहब मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब नून लीग से, सेनेटर आजिज धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मुझे ज्वाइन किया है अभी आफ्ताब जहांगीर साहब ने, एमपीए हैं सिंध असेंबली में। बहुत शुक्रिया आफ्ताब। MNA माजरत कीजिएगा आफ्ताब जहांगीर साहब, सॉरी, इससे पहले एक MPA साहब हमारे साथ मौजूद थे। सो MNA हैं आफ्ताब जहांगीर साहब कराची से, मुस्ताफी MNA हैं। आफ्ताब जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। इससे पहले 2-3 चीजों के हवाले से हम बात कर रहे थे, खासतौर पे मईशत के हवाले से, उस पर तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि पिछले 2 हफ्तों से कम से कम तेल की कीमतें गिर रही हैं। खासतौर पे जो ब्रेंट ऑयल है वो 4 महीनों के बाद $100 से भी नीचे आ गया है और WTI $95 से नीचे आ गया है। ये वही क्रूड ऑयल है जो पाकिस्तान जिसकी खरीद करता है आलमी मंडी से। एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा। इसके बावजूद अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। लेकिन अभी अभी जो खबर आई है बड़ी इंटरेस्टिंग है, पंजाब के हवाले से है और आपके आज सिंध के ऑपोजिशन लीडर को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब में जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं PTI के हवाले से, वो नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब पंजाब में 173 हो गई है PTI प्लस PMLQ के पास, और PMLN जो है वो 172 है। अब वो 4 मजीद लोगों के साथ मिला के कहते हैं कि 177 है, लेकिन PTI कह रही है कि उन 4 को हम अपने साथ मिला लेंगे। तो ये पंजाब में क्या हो सकता है? ज़िमनी इलेक्शन से पहले ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एक डेवलप हो गई। आफ्ताब जहांगीर साहब, अच्छा, बहुत शुक्रिया गरीदा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। मेरे साथ जो शरीक गुफ्तगू है उनको मेरा सलाम जी। अच्छा देखिए, बात ये है कि ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन के पास जब इसके केस किया तो उसको बड़ी आसानी से ये फैसला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको डिले किया और फिर जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो फिर उन्हें करना पड़ा। अगर ये पहले कर लेते तो शायद ये जो इस वक्त बुरहान है ये इतना बुरहान ना होता जी। तो लेकिन बहरहाल अब देखना ये है कि क्योंकि फिर कोर्ट के ऑर्डर से हमजा साहब बैठे हुए हैं और अब वो 17 तारीख को इलेक्शन भी है पंजाब में, बाई इलेक्शन है, तो उसके बाद जो सूरत-ए-हाल बनती है वो देखी जाएगी। क्योंकि मेरे ख्याल में अब पता नहीं दोबारा PTI और काफ लीग जो है वो कोर्ट से रजू करती है कि नहीं करती कि जी अब हमारी अक्सरियत है, तो या फिर एक आदम एतमाद की कोई तहरीक या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात की जाए, तो उसके बाद सही सूरत-ए-हाल नजर आएगी। क्योंकि हमजा साहब ने अपने आप को न्यूट्रल नहीं रखा। मैं ये समझता हूँ कि जब उन्हें पता था इस सूरत-ए-हाल का तो उनको न्यूट्रल रहना चाहिए था, लेकिन जिस तरह उन्होंने आकर रिलीफ पैकेजेस का ऐलान करना शुरू कर दिया और वो जिस तरह कर रहे हैं तो उससे और कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ
तो फिर कोर्ट को कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए इसके ऊपर। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जी वो 5 रिजर्व सीट्स वालों को कि जो नोटिफाई हुए हैं। ठीक है। और ये जो पेट्रोल की कीमतें और मौशी बदहाली, खासतौर पर जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त आप लोग मौशी बदहाली या मईशत की सूरत हाल या महंगाई के हवाले से बहुत तावीलें, बहुत जवाब पेश किया करते थे, तो अब आज आप लोगों को मौशी बदहाली नजर आना शुरू हो गई है? आफ्ताब जान, पता है असल में इशू ये नहीं है, इशू ये है कि हमारी जो सियासत है, मैं ये नहीं कह रहा कि पीटीआई की या किसी की, मैं तमाम पार्टियों की बात कर रहा हूँ, हमारी जो सियासत है वो एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने की सियासत है, ब्लेम स्कीम की सियासत है। देखिए आपके इल्म होगा, आपके प्रोग्रामों में बहुत दफा आए भी होंगे, खाकान अब्बासी ले लें, मुफ्ता इस्माइल ले लें, ख्वाजा आसिफ ले लें, एहसन इकबाल ले लें या और भी कोई लोग, तो वो जब थोड़ी सी कीमत बढ़ाते थे तो कहते थे कि जी बम फट गया है, समझे ना, अभी बिजली का बम गिरेगा, अभी पेट्रोल का बम गिरेगा, और 5 रुपए 10 रुपए की बात होती थी तो बमों की बात होना शुरू हो जाती थी, और कहा जाता था कि जी इस पेट्रोल की कीमत जो है 137 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फलाना नहीं होना, मतलब एक सूरत हाल। हालांकि आप एक्सपीरियंस लोग थे, आपने 2-3 दफा हुकूमतें की हुई थी, तो आपको, और आप कहते थे कि हमारे पास वो जादू का चिराग है कि हम आएंगे तो इन सब चीजों को बेहतर कर देंगे, हम पेट्रोल की कीमत नीचे ले आएंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। तो आने के बाद एकदम सूरत हाल तब्दील हो गई। अब कहते ये हैं कि जी IMF के साथ हमने मुआहदा किया हुआ है, तो फिर अगर मुआहदा किया हुआ है तो फिर ये 3 महीने हो गए हम सुन रहे हैं कि 2 दिन के बाद साइन हो जाएगा मुआहदा, 4 दिन के बाद, एक मुआहदा ऑलरेडी मौजूद है, उसी की रोशनी में आप फिर ये नया मुआहदा करने की क्या जरूरत आपको पेश आ रही है? तो मैं खुद हैरान हूँ, मेरे ख्याल में आप भी हैरान होंगी कि जब एक ऑलरेडी मुआहदा है जिसकी आप पासदारी कर रहे हैं, तो फिर नए मुआहदे की क्या बात है? और फिर आपके सामने है कि मुफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि बस 2 दिन की बात है, 2 दिन में मैं साइन हो जाएंगे मुआहदा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और अभी तक जो है 2 महीने हो गए हैं वो ना मुआहदा साइन हो रहा है, ना पता चल रहा है कि क्या सूरत हाल है और क्या नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट जो है वो पेट्रोल की कम होती जा रही है और हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। तो अब ये समझ से बाहर है। ये यही समझ सकते हैं जो माहिर माशियात हैं कि भाई वो क्या कहते हैं, या फिर मुफ्ता इस्माइल साहब समझ सकते हैं, या नून लीग वाले समझ। ठीक। बरसत दानियाल चंद साहब, आपका कमेंट मैं जरूर चाहूंगी। जो पंजाब में 5 मखसूस नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है पीटीआई के लिए, और पीटीआई का नंबर 173 हो चुका है, आपके पास अपने टोटल 172 हैं। आप लोग कहते हैं कि एक राह हक का बंदा, 4 आजाद हमारे साथ हैं, लेकिन पीटीआई कहती है कि वो भी हमारे साथ हैं। तो आप लोग अब किस तरह बचा सकेंगे हमजा शहबाज साहब की CM शिप? 7 है, हमने जब इजलास अभी 7 लोग आए, और जब भी और पहले भी हमें यही वोट्स पड़े, और इंशाल्लाह बाई इलेक्शंस में हमें उम्मीद है कि तकरीबन हम 90% सीट्स जो है दोबारा हम जीत के वापस आएंगे। और अगर आपको इनका मौकफ याद हो, इन्होंने दोबारा इलेक्शन, यानी कि आप लोग अब ज़िमनी इलेक्शन मेक और ब्रेक हो गया, अब आप लोग ज़िमनी इलेक्शन पे काउंट कर रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह हम ज़िमनी इलेक्शंस भी जीतेंगे, नंबर 1, और उसके बगैर भी हम अक्सरियत में हैं, हमारे बंदे ज्यादा हैं। आज तो इमरान खान ने भी दावा कर दिया कि हम 20 सीटें जीतेंगे। वो कह रहे हैं कि लाहौर में बैठा हुआ बंदा वो भी आपको नहीं जितवा सकता। ये लाहौर में कौन सा बंदा बैठा हुआ है? हमें तो नहीं पता लाहौर में बैठा बंदा कौन। ये शायद अगर हमारी पार्टी में किसी की बातें कर रहे हैं तो मुझे आई डोंट नो हू दे रेफरिंग टू, लेकिन ये आजकल वैसी बैक की बातें कर रहे हैं। थोड़ा तवाज़ुन जो है इनका ठीक नहीं है, कभी क्या बातें करते हैं, कभी बातें हम कर रहे हैं। इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है, कोई कहता है, कोई कहता है जी अटक जाएगा, अटक वाला कहता है लेकिन तो नहीं होगा। आप अपने टाइम बोले, मैं आपको काम आप कर रहे हो, ये इस तरह नहीं होता। यू कैन क्रॉस टॉक आफ्ताब साहब, इस तरह नहीं हो सकता। यू कांट क्रॉस टॉक। आप अपने टाइम पे बोले, जब मैं बोल चुकूंगा फिर आप बोले, आपको अपना टाइम मिलेगा। मैंने आपको नहीं काटा, आपकी बातें मैंने बड़ी तहम्मुल से सुनी। इस तरह तो नहीं चीजें चल सकती। बैरिस्टर दानियाल साहब, आफ्ताब साहब मैं आपके पास आती हूँ, आप ये पॉइंट जरूर रेज कीजिएगा, लेकिन अभी बैरिस्टर दानियाल साहब का टाइम है। जी दानियाल साहब, हमने इनको बार बार कहा कि आए इलेक्शन में, ये तो भाग रहे हैं, कल भी भागते रहे और आज भी भागेंगे, और इंशाल्लाह आगे आने वाले कल में भी भागेंगे, क्योंकि तमाम लोगों को, पाकिस्तान की आवाम को पता है कि आज पाकिस्तान जिस बहरान में है, पाकिस्तान जिस जगह पे खड़ा हुआ है, वो इनकी नाअहली। लेकिन दानियाल साहब, पंजाब में बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। बिलफर्ज ज़िमनी इलेक्शन के बाद आप लोग अगर सीटें जायद जीत भी लेते हैं और उस जीत के खिलाफ पीटीआई अदालत में चली जाती है, तो ये तो फिर एक बड़ा बहरान, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो अभी से इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लोग धांधली करके सीटें जीतना चाह रहे हैं। तो चले जाएं, बेशक चले जाएं, 100 दफा जाएं,
अच्छा। मतलब ये इन्होंने पहले कहा इलेक्शंस कराएं, हम इलेक्शंस में चले गए, फिर उन्होंने कहा इलेक्शंस ना कराएं, तो फिर ये उसमें स्टे, ये तो इनका तो वतीरा है। जो इनके खिलाफ फैसला देगा वो गद्दार है, जो इनके खिलाफ एंकर बोलेगा वो गद्दार है, जो इनके साथ खड़ा नहीं होगा वो गद्दार है, और जो इनके साथ है वो मुहिब वतन है। ये तो इनका वतीरा है। आज पाकिस्तान को इन्हीं बातों की वजह से यहाँ ले आए। इनके पास सवाए झूठी बातों के और दावों के इनके पास है क्या? मुझे बात बताएंगे 4 साल में इन्होंने क्या किया कि अगले 1 साल में कर सकते थे? मैशियत इन्होंने तबाह कर दी, महंगाई इन्होंने पाकिस्तान की हाईएस्ट बुलंद तरीन सतह पे ले गए। आपके पेट्रोल टाइम से ये प्रोक्योर नहीं कर सके। पूरी दुनिया में कोविड के टाइम LNG प्रोक्योर हो रही थी, यूरिया चीजें, इन्होंने कोई चीज टाइम से कर नहीं सके। उसकी वजह से आज ये पाकिस्तान का हालात है। IMF से टाइम के पास ये निगोशिएट नहीं कर सके। आप इनकी जिस चीज को उठाएंगे, लोगों कहाँ इकोनॉमिस्ट दोस्त खरीदा 3 से पूछे 300 इकोनॉमिस्ट जिन्होंने यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर हाउस को गवर्नर हाउसेज और प्राइम मिनिस्टर हाउसेज को यूनिवर्सिटीज बनाना था, जिन्होंने अरबों डॉलर ला रहे थे, जिन्होंने टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी थी, जिन्होंने मैशियत पाकिस्तान में महंगाई खत्म करनी थी, जिन्होंने 21,000 मेगावाट बेहतर हुई है। आप लोगों ने खुद एडमिट किया है 6,000 अरब से ऊपर हो गया पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। तो वो हम क्या जो देखिए हम खरीदा, हम जब छोड़ के गए थे ऑलमोस्ट 4,000 अरब टैक्स कलेक्शन छोड़ के गए थे, हम छोड़ के गए थे। 4 साल बाद आपके रियल टर्म्स में तो आज भी हम नेगेटिव ग्रोथ में हैं। मुझे बताएं आपका रुपी किधर खड़ा हुआ है और आप कलेक्शन आपकी किधर है? आपका रुपी किधर है और आपके इंपोर्ट्स किधर हैं? आपकी इनकी हर चीज जो है, ये वाहिद हुकूमत है जो इतनी नाकाम और इनकॉम्पिटेंट है कि अपने पिछले साल के फेलियर को अपने अगले साल के फेलियर से अभी हुकूमत आपकी है, अभी हुकूमत आपकी है, अभी हुकूमत आपकी है, अभी आप लोग ऑपोजिशन में। अच्छा मुझे धामरा साहब की बात की बात कर रहे हैं। अच्छा। और आगे हमारी हुकूमत जुमा 4 दिन हुए, 2 महीने हुए, हमने तो हमारी तो कोई पॉलिसी अभी तक हमने इंट्रोड्यूस ही नहीं करा सके। सर 3 महीने बजट जो हमने कराया वो है कि हमने तनख्वाहों में इजाफा किया। सर 3 महीने होने वाले हैं आपको 10-11 अप्रैल को, 10-11 जुलाई को 3 महीने हो जाएंगे आप लोगों को। अच्छा मैं धामरा साहब को भी जरा डिस्कशन में इन कर लूं। आपको जब हम IMF का हमें पहले अगली शिक मिलेगी, उस दिन से हमारा प्रॉपर हमारा पहिया हुकूमत का चलने शुरू होगा। आप देखेंगे कि आवाम को रिलीफ मिलेगी, आवाम महंगाई की कमी होगी, आपकी मैशियत बेहतर होगी। ये भी देख लेंगे दानियाल साहब, एंड आई टेक यू ऑन योर वर्ड्स जब आपको IMF की किस्त मिल जाएगी। बट आई हैव टू इंक्लूड, प्लीज अलाउ मी। प्रोग्राम में डिस्कशन अभी जारी है, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेटर धामरा साहब, आप लोगों की पंजाब की सूरत हाल, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी वहां पे शराकतदार है हुकूमत के अंदर, आपकी हुकूमत फिर डामाडोल पंजाब में नजर आ रही है और चीजें इस वक्त अपेरेंटली पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पलड़े की तरफ जाते हुए नजर आ रही हैं। धामरा साहब, पहली बात तो मैं मुबारकबाद दूंगा PTI को कि उनको 5 मखसूस सीटें जो हैं वो मिल चुकी हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो नेशनल असेंबली को हराम करार देते हैं। बाकी पंजाब असेंबली में अगर 5 उनकी सीटें बढ़ गई तो उस पर वो भंगड़े डालते हैं और खुश हो रहे हैं। मैं उनकी खुशी में खुश हूँ। छोटा जानवर होता है, उसकी कुर्बानी मैं आपकी खुशी में खुश हूँ। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है धामरा साहब की। वैसे नहीं, मैं खुश हूँ, मैं सियासी वर्कर हूँ ना। धामरा साहब वो कहते हैं कि हम पंजाब जीत गए तो इलेक्शन करवा देंगे जनरल वहां पे। वो तो मैं कह रहा हूँ ना कि शोरबा हराम और बोटी हलाल। कि कौमी असेंबली में बैठना जो है वो अमरीकी साजिश का हिस्सा है। वही पार्टी अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब में हो, उसके अंदर 5 सीटें मिल रही हैं तो वाह, जबरदस्त। ये आपको मुबारक हो। आफ्ताब साहब आपके पास आ रहे हैं, आफ्ताब भाई मेरी मुबारक तो कबूल करें। आफ्ताब साहब थैंक यू, आपके पास आ रहे हैं। बॉस आपकी मुबारकबाद तो मैं दिल से कबूल कर रहा हूँ। आफ्ताब भाई मेरी मुबारक को कबूल करें और पाकिस्तानी कौम को ये जानने दें कि यहाँ पर आप भंगड़े डाल रहे हैं और KPK की हुकूमत जो है वो आपके रूपोश रहनुमाओं के अखराजात बर्दाश्त करती है। मैं उसकी भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वहाँ पर हुकूमत है आपकी, असेंबली मौजूद है आपकी, कि आप अपने रूपोश क़यादत के अखराजात को बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये चीजें मुबारकबाद के जिम्मे में आती है। वो पंजाब में गिरफ्तार किया और पंजाब हाईकोर्ट ने कहा ये कौन सा कानून चल रहा है इस मुल्क के अंदर। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा ठीक है। आफ्ताब साहब के पास आती हूँ, लेकिन धामरा साहब जवाब मुकम्मल कर लें। धामरा साहब इस तरह बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एक सूबे के रूपोश लोग अगर दूसरे सूबों में जाते हैं तो वहां पर गिरफ्तारी होती है। इस तरह बहुत सारे केसेस हैं। ये एक पाकिस्तान है
मगर अदालत का फैसला जो है उसका हम एहतराम करते हैं, वो ठीक है सर, आंखों पे। ठीक। और दूसरी बात गरीदा, अभी जो इकोनॉमी पे बात हो रही थी ना, देखिए पीटीआई की हुकूमत ने एक कमीशन बनाया था कि माजी के 10 साल के अंदर जितने भी कर्जे माजी की हुकूमत ने लिए थे, मिसाल के तौर पर पीपुल्स पार्टी और पीएमएल-एन ने, वो कहां पर खर्चे हुए, इनके बकौल के वो करप्शन हुई, वो कमीशन की रिपोर्ट कहां थी। और अगर आप आए थे और आपने कहा कि ये माजी की हुकूमतों का खेमाजा भुगत रही है पाकिस्तानी कौम, तो आज हमें क्या कहना चाहिए? माजी की कौन सी हुकूमत थी, कौन से हुक्मरान थे, उनको मैं क्या नाम दूं? ठीक, उस पे तबसरा आफ्ताब भाई से। ठीक है आफ्ताब साहब, आपका लास्ट कमेंट प्लीज, क्विकली जरा। अच्छा देखिए रीदा, बात ये है कि हमारा ये बतीरा हो गया कि हम इल्जामात की बात करते हैं। मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो एक वर्कर हूँ, लेकिन मैंने जो माहिर माशियात बहुत सारे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर आते हैं या उनके साथ मेरी कभी मुलाकात होती है, तो जब मैं उनकी गुफ्तगू सुनता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि वो या तो उनको आप मानने से इनकार कर दें, जो बड़े बड़े नाम आते हैं टीवियों पे जो लेकर आते हैं, आप लोग चैनल्स वाले बिठाते हैं कि जी माहिर माशियात इशफाक अहमद साहब, माहिर माशियात खिलाने साहब, सोरवर्दी साहब, क्लेरी साहब, बेशुमार लोग, लेकिन फिर उनकी बात मानने से इनकार कर दे। वो कह रहे थे शबर ज़ैदी साहब का भी नाम ले लें। शबर ज़ैदी ने आज क्या कहा? आपने कल के उसमें प्रोग्राम के अंदर शबर ज़ैदी साहब ने ये कहा कि माजी की हुकूमत में और आज की हुकूमत में जमीन आसमान का फर्क है, माजी में चीजें बेहतर हो गई थी, समझे ना? ये शबर ज़ैदी कल ही कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा। तो असल में बात ये है कि उसका भी नाम, सर मैंने तो इसलिए कहा ना कि आप बहुत सारे नाम है, मैं याद दिला, आप ही की पार्टी के बहुत सारे एक्ट लोग हैं जो बातें कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि हम इस ब्लेम गेम से निकल कर अगर हम ये कहें कि जी हमारे आने के बाद हमने जो दावा किया था वो उस पर हम पूरे उतर गए। देखिए हमने 3 महीनों के अंदर जो है डॉलर को नीचे लेकर आ गए, हम पेट्रोल की कीमतें नीचे लेकर आ गए, हम चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर आ गए, और उस स्पीड से तो नहीं लाए लेकिन शुरू हो गए लाना। तो फिर हम कहें हाँ यार वाकई इन्होंने पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए कमी कर दी है, बिजली के यूनिट के अंदर 2 रुपए कमी कर दी है, तो वाकई अब ये 2 रुपए से आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप आने के बाद खुद कहते थे कि जी रात के अंधेरे में जो कीमत बढ़ती है वो चोर होते हैं, और जो 10 रुपए बढ़ते वक्त, और जब 50 रुपए बढ़े तो मैं क्या कहूँ उसको? मैं उसको चोर कहूँ या डाकू कहूँ या डाकू कहूँ, क्या कहूँ? ठीक है, टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। ना वो क्यों नहीं, आप जब वो आईएमएफ से आपने की है सर, तो उस पर अभी इंतजार। चलो आपने रूस वाला मुआहदा दे दें। आफ्ताब जहांगीर साहब ने इमरजेंसी में ज्वाइन किया है। आफ्ताब साहब और धामरा साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। आज आफ्ताब साहब ने इमरजेंसी में ज्वाइन किया है, सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन किसी और प्रोग्राम में आफ्ताब साहब आपको खुसूसी दावत देके वीडियो पर आपके साथ इकोनॉमी के हवाले से डिबेट करवा लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर आजिज धामरा साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब और आफ्ताब जहांगीर साहब। I'll see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.